नमस्कार दोस्तों, मैं इंस्तिपाल आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल JS क्लासेस पर। प्यारे दोस्तों, आप हमसे पढ़ रहे हैं होम साइंस, जिसमें आज का हमारा अगला पॉइंट है जो है नासिका। तो प्यारे दोस्तों, हम आज नासिका पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि नासिका हमारे बॉडी पार्ट में किस प्रकार से अपना कार्य करती है और किस प्रकार से ये हमारे जीवन में इसका महत्व है। तो प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं कि शिक्षा ही वह एक ऐसा विद्यार्थियों का यंत्र है जो कि वो चाहे कहीं पर भी चला जाए उसके लिए हमेशा ही हेल्पफुल रही है। शिक्षा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो चलिए आज हम बिना देर लगाए आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि नासिका का हमारे शरीर में क्या क्या महत्व है और ये क्या करती है, आखिर होती क्या है नासिका। तो प्यारे दोस्तों, नासिका वह है जो जो क्या है, प्रत्येक रीढ़धारी जीव में पाया जाता है। प्रत्येक रीढ़धारी जीव में पाया जाता है और ये क्या करता है, ये हमारे पाया जाता है और ये एक छिद्र होता है और ये क्या है श्वसन क्रिया करता है। ये क्या हमारे अंदर श्वसन क्रिया करता है और इससे क्या होता है, व्यक्ति किसी भी वस्तु की गंध को पहचान सकता है, उसका ज्ञान कर सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं नाक प्रत्येक रीढ़धारी यानी कि जिसमें रीढ़ पाई जाती है, रीढ़धारी प्राणियों में पाए जाने वाला एक छिद्र है। क्या है? एक छिद्र है। एक छिद्र है जो बाहरी वायु को हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट कराता है, यानी कि प्रवेश करता है, प्रविष्ट कराता है या कराती है, ठीक है, प्रविष्ट कराती है। और ये क्या है, ये हमारे अंदर श्वसन क्रिया का कार्य करती है। क्या? श्वसन क्रिया का कार्य करती है। और इससे क्या होता है प्यारे दोस्तों, ये क्या करती है, मनुष्य को किसी भी यानी जो रीढ़धारी जीव है उनको किसी भी वस्तु की गंध का ज्ञान करा सकती है। क्या? ज्ञान करा सकती है। ये क्या करती है प्यारे दोस्तों, हमें किसी भी वस्तु का ज्ञान करा सकती है। और इसमें क्या होता है, नाक दो क्या है, दो छोटी हड्डी आयतकार अलग अलग क्या है, अलग अलग रूप व आकार में प्रत्येक प्राणी में भिन्न होती है। कैसी होती है? भिन्न होती है, ये भिन्न होती है। और अब चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, ये जो नाक होती है, जो नासिका होती है,
ये प्रत्येक रीढ़धारी जो यानी कि जिस जीव जंतु में क्या है रीढ़ पाई जाती होगी उसमें ये नासिका जरूर ही पाई जाती है। जिस जीव के अंदर रीढ़ होगी उसके अंदर नासिका जरूर विद्यमान होगी। और इसमें क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, ये बाहरी वायु को यानी कि बाहरी वायु को हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट कराती है। इसका किसका कार्य है, ये नासिका का कार्य है। और क्या होता है, ये श्वसन क्रिया तो आप जानते हैं, जो श्वास हम लेते हैं छोड़ते हैं ना, वो श्वसन क्रिया इसी के अंतर्गत आती है। और क्या होता है प्यारे दोस्तों, अगर हमें किसी भी चीज की गंध यानी कि कह लीजिए कि खुशबू या बदबू कुछ भी हो, ठीक है, गंध जो होती है वो हमें क्या कराती है, उससे उसका हमारा ज्ञान करा सकती है कि ये किस चीज की कैसी गंध आ रही है, ठीक है। और आगे क्या है, ये छोटी, ये नाक दो छोटी हड्डी आयतकार ना, ये क्या है, नाक दो छोटी सी हड्डी जो आयतकार की है वो क्या करती है, उसमें अलग अलग मतलब ये क्या करती है, अलग अलग प्राणियों में अलग अलग यानी आकार व रूप में होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई व्यक्तियों में किसी की नाक थोड़ी उभरी हुई होती है यानी कि बड़ी होती है, किसी की छोटी, किसी की बैठी हुई होती है, किसी की थोड़ी सी तिरछा होती है। तो प्रत्येक प्राणियों में क्या होती है, व्यक्तियों में अलग अलग टाइप से पाई जाने वाली ये क्या है, नासिका कहलाती है। अब चलिए हम जानते हैं कि इसके किन किन नामों से इसे जाना जाता है, नाक को किन किन नामों से जाना जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि नासिका क्या होती है, इसका क्या कार्य होता है। और चलिए हम विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं, आप एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते जाइए, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर नाक को किन नामों से और जाना जाता है। पहला हो गया नाक, दूसरा होता है नासिका और बाह्यग्राही अंग, बाह्यग्राही अंग। और इसको क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, बोलते हैं घ्राणग्राही अंग, घ्राणग्राही अंग, घ्राणग्राही अंग बोलते हैं प्यारे दोस्तों। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं घ्राणेन्द्रिया, क्या, घ्राणेन्द्रिया। और इसको बोलते हैं प्यारे दोस्तों गंधग्राही अंग, यानी कि जो गंध का अनुभव कराती है उसको क्या बोलते हैं, गंधग्राही अंग, ग्राही अंग। तो प्यारे दोस्तों आपको पता है, मैंने बता दिया इसको, नाक को कई नामों से जानते हैं। पहला होता है नासिका, दूसरा बाह्यग्राही यानी कि ये बाह्यग्राही मतलब बाहर की जो वायु है वो अंदर को ग्रहण करती है, बाह्यग्राही अंग। और घ्राणग्राही अंग, घ्राणग्राही अंग। और क्या, घ्राणेन्द्रिया इसको बोलते हैं। और क्या, गंधग्राही यानी कि जो हमें गंध से परिचय करवाए उसको क्या, गंधग्राही अंग बोलते हैं। तो चलिए यहाँ तक आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और हम जान लेते हैं कि इसके भाग कितने होते हैं, यानी कि इसके पार्ट कितने होते हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों हम बिना देर लगाए आपको आगे बढ़ाते हुए ले चलते हैं और बताते हैं कि इसके पार्ट कितने होते हैं, यानी कि भाग। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं कि इसके भाग। तो प्यारे दोस्तों आपको पता होगा क्या हम बता रहे हैं आपको कि यहाँ पे ये जो नासिका होती है इसके 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला होता है प्रघाण भाग, दूसरा होता है घ्राण भाग, और तीसरा हमारा होता है श्वसन भाग, श्वसन भाग। तो प्यारे दोस्तों आपने जाना कि पहला होता है प्रगाढ़ भाग, दूसरा होता है घ्राण भाग, तीसरा होता है श्वसन भाग।
अब चलिए हम इस पे चर्चा करते हैं कि किस भाग का क्या कार्य होता है। तो चलिए हम बताते हैं कि आपको कि प्रगाढ़ भाग, घ्राण भाग और श्वसन भाग किस प्रकार से हमारे नासिका में अपना कार्य करता है। तो चलिए हम बिना देर लगाए आपको बताते हैं कि ये भाग जो है वो क्या क्या आपके मस्तिष्क यानी कि आपके नाक में, नासिका में क्या कार्य करते हैं प्यारे दोस्तों। तो चलिए बिना देर लगाए हम आपको बताते हैं कि नाक गुहा। तो प्यारे दोस्तों, प्रगाढ़ भाग वह भाग होता है जिसमें ये अगला चौड़ा भाग है। ये क्या अगला चौड़ा भाग है जिसमें क्या होता है, जिसमें बाह्य नासा छिद्र खुलते हैं, जिसमें बाह्य नासा छिद्र खुलते हैं। क्या करते हैं? खुलते हैं। बाह्य नासा छिद्र खुलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये हम जो प्रगाढ़ भाग होता है ये क्या होता है, हमारे आगे का अगला चौड़ा भाग होता है। इसमें क्या होता है, जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुले हुए होते हैं। इसमें मतलब आगे की ओर ये होता है, देखिए ये चौड़ा होता है। इसमें क्या बाह्य यानी कि बाहर की ओर नासा छिद्र है जो खुले हुए होते हैं। ये कैसे होती हैं? त्वचा से ढके हुए होते हैं। यह त्वचा से ढके होते हैं। कैसे होते हैं? ढके होते हैं। ये कैसे होता है? स्वतः से ढके हुए होते हैं। और इसमें क्या होता है, जो बाल होते हैं वो कड़े होते हैं, ढके होते हैं तथा बाल कड़े होते हैं। कैसे होते हैं? कड़े होते हैं। इसके बाल कड़े होते हैं और इसको क्या बोलते हैं? इसमें क्या होता है प्यारे दोस्तों, इसमें सीवेशियस व श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं। कैसी? सीवेशियस व श्वेत ग्रंथियां। यहाँ पे लिख लेंगे सीवेशियस व श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं। और प्यारे दोस्तों, जो इसमें बाल होते हैं वो कैसे होते हैं? संवेदी होते हैं। बाल संवेदी होते हैं। कैसे होते हैं? जो बाल होते हैं इसमें प्यारे दोस्तों वो कैसे होते हैं? संवेदी होते हैं। आप लोगों ने जाना कि यानी कि जो हमारे नासिका का फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या होता है प्यारे दोस्तों? उसमें होता है जो अगला पार्ट होता है ये चौड़ा होता है। ठीक है, आगे की ओर चौड़ा होता है। इसमें क्या होते हैं? नासिका के छिद्र जो है बाहर मतलब बाह्य भाग में खुले हुए होते हैं। ठीक है, खुलते हैं चाहे बोल लो। और क्या होता है? यह त्वचा से, आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है? त्वचा से ढके हुए होते हैं। और इसमें क्या इसमें शेबियस तथा श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसमें क्या है? शेबियस तथा श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं। उसमें क्या होता है जो, और इसमें रुएं पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। जो बाल होते हैं वो हमारे कड़े होते हैं। कैसे होते हैं? कड़े होते हैं। और ये बाल क्या करते हैं? संवेदी होते हैं। इसमें क्या बाल संवेदी होते हैं। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ग्राण भाग क्या है। तो प्यारे दोस्तों, ग्राण वह भाग है जो पिछला तथा ऊपरी भाग है। ये क्या है? यह नासिका का पिछला तथा उभरा। ये क्या है? पिछला तथा उभरा नहीं, ऊपरी। ये होता है, क्या होता है? ऊपरी।
पिछला तथा ऊपरी भाग होता है। क्या होता है? भाग होता है। ये या नासिका का पिछला तथा ऊपरी भाग होता है। पिछला तथा ऊपरी भाग होता है। और क्या होता है प्यारे दोस्तों, इसमें श्लेष्म उपकला, क्या होता है? श्लेष्म उपकला जो होती है वो ग्रहण कोशिकाएं कहलाती हैं। इसमें श्लेष्म उपकला ग्रहण कोशिकाएं कहलाती हैं। कोशिकाएं कहलाती हैं। और इसमें क्या होता है? एथमाइडिक हड्डी कुंडलित भाग में होता है। इसमें इसमें प्यारे दोस्तों एथमाइडिक हड्डी जो होती है वो कुंडलित भाग में होती है। लिख लीजिए यहाँ पे एथमाइडिक हड्डी कुंडलित होती है। कैसी होती है? कुंडलित होती है। यह नासिका का पिछला तथा ऊपरी भाग होता है। जो क्या होता है? इसमें श्लेष्म उपकला घ्राण कोशिकाएं कहलाती हैं। ये इसमें क्या है? श्लेष्म उपकला पाई जाती हैं जो क्या हमारी घ्राण कोशिकाएं कहलाती हैं। और आगे क्या है? इसमें जो एक हड्डी पाई जाती है उसका क्या नाम होता है? एथमाइडी जो हड्डी होती है वो कुंडलित भाग में होती है। कैसी होती है? कुंडलित होती है। चलिए आप लोगों ने 2 पॉइंट समझ लिए, 1 2। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। तो प्यारे दोस्तों इसमें ये होता है कि ये क्या होता है? निचला, ये क्या होता है? हमारी जो नाक है यानी कि नासिका होती है, ये नासिका की निचली भाग यानी कि नासिका का कर लीजिए यहाँ पे, ये नासिका का निचला भाग होता है। इसमें नासिका गुहा, इसमें क्या है? इसमें नासिका गुहा पार्श्व दीवार में 3 सर्पिल पाए जाते हैं। क्या होता है? 3 सर्पिल पाए जाते हैं प्यारे दोस्तों। जो सर्पिल जो होते हैं वो क्या है? हमारी अस्थियां हैं। क्या है? अस्थियां। सर्पिल नामक अस्थियां पाई जाती हैं। क्या होता है? पाई जाती हैं। इसमें नासिका गुहा में निचला भाग होता है। और क्या होता है? इसमें नासिका गुहा पार्श्व दीवार में 3 सर्पिल अस्थियां पाई जाती हैं। ये नासा गुहा में उभरी होती हैं। ये क्या होता है? हमारी जो नासा गुहा है, नासा गुहा में उभरी होती हैं। कैसी होती हैं? उभरी होती हैं। और क्या है? ये स्कॉलर के समान घुमावदार होती हैं। कैसी? स्कॉल कर लीजिए। स्कॉल के समान घुमावदार होती हैं। कैसी होती हैं? घुमावदार। ये घुमावदार होती हैं। जो क्या होता होती हैं ये घुमावदार होती हैं। और क्या है? बलित होती हैं। कैसी होती हैं? बलित होती हैं। ये बलित होती हैं। ये क्या है? वलनों पर श्लेष्म उपकला का महीन आवरण होता है। इनका क्या है? इनके जो वलन होते हैं इसमें क्या है? लिख लीजिए यहाँ पे
वलिन, श्लेष्म, उपकला, उपकला पर महीन आवरण होता है, महीन आवरण होता है। ये क्या होता है, चलिए आपको जल्दी से समझाते हैं। जो प्रगाढ़ यानी कि फर्स्ट भाग होता है, उसमें क्या होता है, इसमें या हमारी नासिका का अगला चौड़ा भाग होता है, इसमें बाहें नासा छिद्र खुलते हैं और ये क्या होता है, त्वचा से ढका हुआ होता है। इसमें बाल पाए जाते हैं जो कि कड़े होते हैं। और इसमें क्या होता है प्यारे दोस्तों, इसमें ये जो कड़े हुए होते हैं इसमें क्या त्वचा से ढका होता है। और इसमें सेबियस नामक जो हड्डी है, सेबियस नामक जो सेबियस व श्वेत जो ग्रंथियां हैं, सॉरी जो श्वेत ग्रंथियां हैं वो पाई जाती हैं। और जो बाल होते हैं इसमें कैसे संवेदी करते हैं, वो संवेदी होते हैं। और ये चलिए सेकंड क्या है, घ्राण भाग। ये क्या है हमारा सेकंड पार्ट। इसमें क्या, यह नासिका का पिछला तथा ऊपरी भाग होता है, ये पिछला तथा ऊपरी भाग होता है। इसमें क्या होता है, श्लेष्म उपकला घ्राण कोशिकाएं कहलाती हैं। ये क्या कहलाती है, श्लेष्म उपकला की घ्राण कोशिका कहलाती है। इसमें एथमॉइडिक हड्डी, इसमें एथमॉइडिक हड्डी होती है जो कि कुंडलित होती है। और आगे हमारा तीसरा भाग है नासिका का निचला भाग है। ये क्या है, नासिका का निचला भाग है। इसमें नासिका नासिका गुहा क्या होती है, जो पार्श्व दीवार होती है, इसमें 3 सर्पिल पाए जाते हैं प्यारे दोस्तों। वो क्या होते हैं, वो अस्थियां बोलते हैं। जो 3 सर्पिल पाए उनको क्या अस्थियां बोलते हैं। ये क्या है, नासा गुहा में थोड़ा उभरी हुई होती हैं। और क्या है, इसको के समान घुमावदार, यानी कि इस प्रकार से ये क्या होती है, इस प्रकार से ये इसमें घुमावदार होती हैं। ठीक है। और क्या है, ये वलित होती हैं तथा वलिन श्लेष उपकला पर महीन आवरण होता है। इसमें क्या है, वलिन श्लेष उपकला पर महीन आवरण होता है। चलिए यहीं पर और आगे जान लेते हैं इसमें क्या होता है प्यारे दोस्तों। इसमें होता है जो श्वसन भाग है, इसमें और आगे क्या होता, ये कोशिकाएं जो इसकी कोशिकाएं होती हैं प्यारे दोस्तों, ये कैसी होती हैं, रोम युक्त। इसमें इसकी बोल लीजिए, इसकी कोशिकाएं रोम युक्त होती हैं, यानी कि रोमा, इसमें रोमा पाए जाते हैं, रोम युक्त होती हैं। तथा इसमें म्यूकस नामक पदार्थ है, तो उसका क्या होता है, इसमें म्यूकस का स्राव होता है। क्या होता है, स्राव होता रहता है, स्राव होता रहता है, जिसके कारण क्या होता है, ये हमारी जो श्वसन जो नाक है, यानी कि नासिका, हमारी नासिका जो है वो कैसी नम रहती है, कैसी नम रहती है। ये क्या है, हमारी जो कोशिका होती है प्यारे दोस्तों, ये कैसी रहती है, नम रहती है। तो आप लोगों ने यहाँ तक समझा कि ये नम रहती है। और आगे के पॉइंट हमें भी श्वसन भाग के अगले पॉइंट रह गए हैं, जो कि हम अभी आपको एक एक करके बता रहे हैं। अगला क्या होता है प्यारे दोस्तों, इसमें अस्थियों बलनों के बीच संकेत व घुमावदार मार्ग बन जाते हैं। इसमें कैसे होते हैं, संकेत व घुमावदार नासा मार्ग बन जाते हैं। क्या होता है, नासा मार्ग बन जाते हैं। इसमें क्या होता है, संकेत व घुमावदार नासा मार्ग। संकेत मतलब जो किसी चीज को संकेत देना, जो हमारी बाहर की वायु आती है हमारे, तो ये क्या करते हैं, नासा गुहा जो होते हैं ये क्या संकेत बन जाते हैं। और घुमावदार है, यूं करके ये घुमावदार बन जाता है, इससे कि वायु जो होती है बाहर की वो आसानी से हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट कर जाती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने समझा। अब चलिए हम आगे देखते हैं कि इसका अगला पॉइंट क्या होता है।
इसका अगला पॉइंट है इन तीनों समूहों में ऊपरी तथा नीचे की ओर क्रमशः 3। चलिए यहाँ पे नहीं, हम आगे इसको मतलब पूरा मिटा के हम आगे लिख लेंगे, अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों आप लोगों ने समझा इनको अच्छे से। मुझे लगता है कि आप लोगों ने, जैसे कि मैं एक एक पॉइंट आपको बता रही हूँ, आप एक एक पॉइंट नोट करते जाइए अपनी कॉपी में, जो कि आगे आपको काम देने वाला है और आप इससे सीख पाने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से समझा है, और हम आपको बताते हैं इसमें 3 पॉइंट और होते हैं। इसमें 3 पॉइंट और होते हैं, और वो क्या क्या पॉइंट होते हैं वो हम अभी आपको बता रहे हैं। ठीक, आप टेंशन की कोई बात नहीं, हमको एक एक करके अच्छे से अगले एक एक पॉइंट बताते जाएंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना हो और हमको भी पढ़ाने में दिक्कत ना हो। आपको जो हम बता रहे हैं बात ये समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, हाँ ये आ रही है, क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको एक सिरे से लेके चल रही हूँ और आपको एक विस्तार पूर्वक बता रही हूँ कि क्या ये जो नासिका इसमें क्या होता है, किस प्रकार से होता है। तो मुझे यह उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोगों को यह अच्छे से एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और इसके जो श्वसन भाग है इसके तीन इसके अंतर्गत पॉइंट आते हैं, वो आपको हम बताते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों अगला हमारा पॉइंट है जिसमें कहते हैं जो श्वसन होता है, जो श्वसन में जो संख्यिकाएं होती, 3 संख्यिकाएं होती हैं, उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहली होती है हमारी उदरवर्ती। क्या होती है? उदरवर्ती संख्यिकाएं, मध्यवर्ती संख्यिकाएं और अधोवर्ती संख्यिकाएं। तो चलिए अब जानते हैं कि इसके क्या पॉइंट है, इसके क्या कार्य होते हैं, मतलब उदरवर्ती और मध्यवर्ती अधोवर्ती संख्यिकाएं आखिर होती कैसी हैं, क्या होती। तो प्यारे दोस्तों ये होती है अंतर्ग्रहित वायु संख्यिकाओं के चक्कर रास्ते धीरे धीरे गुजरती है। जो अंतर्ग्रहित मतलब जो अंदर की ओर वायु जाती है हमारी, वो क्या करती है? चक्करदार रास्ते से धीरे धीरे जो है हमारे शरीर में प्रविष्ट करती है, जिससे श्लेष्मी उपकला के स्राव से यह नम हो जाती है। और बीच में क्या होता है, ये श्लेष्मी उपकला नामक ग्रंथि जो होती है, इससे क्या ये जो वायु है वो नम हो जाती है, और वह इसका तापक्रम भी शरीर के तापक्रम तक आ जाता है। क्या कहता है? इसका जो तापक्रम है, वायु का जो तापक्रम है वो क्या है? शरीर तक इसका तापक्रम आ जाता है। और आगे चलिए अगला पॉइंट हमारा श्वसन में क्या है? श्वसन में ग्रहण की गई वायुमंडलीय, जो हम श्वसन में ग्रहण यानी कि जो हम बाहर की जो वायु लेते हैं अंदर की ओर अपने शरीर में, मतलब ऑक्सीजन जो लेते हैं, उसमें क्या होता है प्यारे दोस्तों? वायुमंडल में वायु में धूल क्या है? वायु में धूल के कण, वायरस, बीजाणु और बैक्टीरिया होते हैं। आप लोगों ने देखा है कि जो हम वायु ग्रहण करते हैं इसमें क्या धूल के कण भी आते हैं, वायरस भी आते हैं, और क्या बीजाणु भी आते हैं, और क्या होता है? बैक्टीरिया भी आती है। और क्या क्या करता है इसमें? ये श्लेष्म कला द्वारा श्लेष्म नामक ग्रंथि पाई जाती है। इसमें क्या है? इसमें श्लेष्मा में फंसकर उसके क्या है? श्लेष्मा में फंसकर रुक जाते हैं। ये क्या है? ये जो वायरस, धूल, कण, बाकी सब कुछ है वो क्या करता है? हमारे श्लेष्मा में आकर रुककर फंस जाता है, और जिससे क्या होता है? ये रुक जाता है। इस श्लेष्मा को श्लेष्मा कला के रोम अपनी गति द्वारा ग्रसनी में ढकेल देते हैं। और ये क्या होता है? जो ये श्लेष्मा कला के श्लेष्म को यानी कि जो आई है वायु, उसकी श्लेष्मा कला को रोम जो है, जो रुए हैं वो क्या करते हैं? वो जो अपनी गति है इसके द्वारा, अपनी गति के द्वारा क्या वायु को ग्रसनली यानी कि ग्रसनी एक नली है हमारे अंदर, जो श्वास जिसके अंतर्गत जाती है, ग्रसनी में ढकेल देते हैं, यानी कि अंदर की ओर ढकेल देते हैं, ताकि हम वायु जो है वो हमारे शरीर के अंदर चली जाए। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से समझा। अब चलिए अगला पॉइंट बताते हैं प्यारे दोस्तों, क्या होता है? ये क्या होता है? इसमें मध्यवर्ती और अधोवर्ती जो संख्यिकाएं हैं, ठीक है, कि श्लेष्मा कला रोमा भी होती है। कैसी होती है? रोमा भी मतलब रोमा पाए जाते हैं। इसमें क्या है?
मध्यवर्ती और अधोवर्ती जो संचिकाएं होती हैं इसमें क्या होता है, रोमा पाए जाते हैं, रोमा भी होती हैं। ठीक है, इसे श्वसन एपिथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? श्वसन एपिथेलियम। इससे गॉबलेट कोशिकाएं अधिक संख्या में होती हैं, और जो गॉबलेट जो कोशिकाएं होती हैं इससे अधिक संख्या में हमारे नासिका गुहा में पाई जाती हैं। आगे है, इसके नीचे बहुकोशिकाएं श्लेष्म ग्रंथियां भी होती हैं। बहुकोशिकाएं, बहुकोशिकाएं का अर्थ है प्यारे दोस्तों बहुत सी, अनेक, अधिकाधिक कोशिकाएं। क्या है उसकी? जो बहुकोशिकीय श्लेष्म ग्रंथियां है वो अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। आगे है, रुधिर कोशिकाओं का जाल होता है। और नासापट में क्या होता है प्यारे दोस्तों? ये रुधिर कोशिकाओं का जाल होता है। जो रुधिर है, रुधिर तो हमारी पूरी बॉडी में है, ठीक है, तो यहाँ पर भी है कि रुधिर कोशिकाओं का जाल पाया जाता है। किसके? हमारे नासापट के भीतर, यानी कि अंदर। और क्या होता है? आदान प्रदान गैसों का। ये जो गैसें होती हैं प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि जो हम ग्रहण करते हैं उसको ऑक्सीजन कहते हैं, और जो छोड़ते हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये नासिका पट जो है, ये नासिका है, जो हमारी नाक है, ये क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान करता है, यानी कि ग्रहण करता है और बाहर की ओर निकालता है, इसीलिए आदान प्रदान करता है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से एक एक पॉइंट को कवर किया होगा। ठीक है, तो यदि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत लग रही हो तो प्लीज बताएं कि आपको कहाँ पे है, तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ तक अच्छे से समझ लिया है। अब हम आपको अगला पॉइंट बताएंगे, वो होगा प्यारे दोस्तों, चलिए अभी बता रहे हैं आपको। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ तक बहुत अच्छे से समझा है कि नासिका पट क्या होता है, क्या इसका क्या कार्य होता है, क्यों, मतलब क्या क्या करता है ये, और भी कुछ इससे जुड़ी जानकारी है जो मैंने आप तक पहुंचाई है और पहुंचा रहे हैं धीरे धीरे करके। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, अच्छे से आपको एक एक करके पॉइंट को अच्छे से समझाते हैं प्यारे दोस्तों। अब चलिए हम, तो प्यारे दोस्तों आइए चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, और अब हम आपको बताते हैं कि नासिका की आंतरिक संरचना, कि हमारी नासिका की आंतरिक संरचना क्या है। तो चलिए प्यारे दोस्तों जानते हैं इसके बारे में। बाह्य नासिका छिद्र अंतर की ओर दो अलग अलग छिद्र नासा मार्गों में खुलते हैं। क्या होता है? बाह्य नासिका यानी कि जो बाहर की ये नाक है आपको दिखाई पड़ रही है, सबकी होती है, सबको दिखाई पड़ती है, ठीक, सामने की ओर, अंदर की ओर अलग अलग, ये क्या है? बाह्य से अंदर की ओर अलग अलग दो छिद्रों में नासा मार्गों में खुलती है। और अगला पॉइंट हमारा, दोनों नासा मार्ग एक लंबे व खड़े नासा पट द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं। क्या होता है प्यारे दोस्तों? ये जो नासा पट, इनको मतलब ये जो नथुने हैं इनको क्या नासा पट बोलते हैं प्यारे दोस्तों। क्या होता है? ये लंबे होते हैं, यानी कि लंबे इस तरह से ये लंबे होते हैं, ठीक है, ये लंबे होते हैं। और क्या होता है? ये खड़े होते हैं, लंबे, इसको खड़े ही तो बोलेंगे, लंबे व खड़े होते हैं। और क्या होता है प्यारे दोस्तों? इसको ये पृथक, एक दूसरे से पृथक, मतलब ये एक में नहीं होते, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, ठीक है, ये क्या है? अलग अलग होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। और अगला हमारा पॉइंट है, नासा पट का अगला भाग उपास्थ्यमय। ये जो नासा पट है उसका अगला भाग क्या कहलाता है? उपास्थ्यमय। पर पिछले भाग में जो पिछला भाग होता है उसमें क्या होता है? उसमें बोमार, एथमाइड, मैक्सिली पैलेटाइन, और क्या होता है? अस्थियों के भाग होते हैं। इन अस्थियों के बोमार, एथमाइड और मैक्सिली व पैलेटाइन के अस्थियों के भाग होते हैं इसके अंदर। अगला हमारा चौथा पॉइंट क्या है प्यारे दोस्तों? इसमें नासा मार्ग एक कठोर तालु द्वारा मुख गुहिका से अलग रहते हैं। क्या होता है? ये जो नासा मार्ग होते हैं, एक कठोर तालु, एक जो कठोर ताल होती है उससे क्या होते हैं, ये जो वरना मुख में ना मिल जाए, क्या होता है? ये कठोर ताल इनके बीच पाई जाती है। क्यों वो क्या करती है? वो क्या करती है? हमें द्वारा मुख गुहिका से अलग रखती है। क्या करती है? ये जो है वो क्या करती है? वो हमें मुख गुहिका से
यानी कि हमारी नासिका को मुख गुहिका से अलग रखती है। चलिए अगला पॉइंट हम देखेंगे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे 5 लिख लीजिए। ये हो गया आपका 5 का 5वां पॉइंट। नासा मार्ग अंत नासा छिद्र द्वारा ग्रसनी के नासा ग्रसनी भाग में कंठ द्वार के समीप खुलते हैं। ये क्या है? जो नासा मार्ग है, यानी कि जो जो हमारे नथुने हैं, जो इस यहाँ से वायु जाती है, ये क्या नासा मार्ग इसको बोलते हैं। मार्ग माने रास्ता, यानी कि जिस रास्ते पे जाती है क्या वायु, ऑक्सीजन, ठीक है। वह नासा छिद्र, यानी कि जो ये नथुने हैं इनको नासा छिद्र ग्रसनी के नासा ग्रसनी में भाग के में कंठ के समीप, भाग में कंठ, कंठ यानी कि गला। आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि आपको यदि आप खाना खा रहे होते हैं या कुछ भी खा रहे होते हैं, आपको एकदम से ऊंचाई कह लो या फिर कोई हंसी वाली बात कोई कह दे तो आपको हंसी आ जाए, तो क्या होता है, आप मुंह से खाते हैं, पानी किसी नाक से निकल आता है। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है हमारे, क्यों निकलता है? क्योंकि जब ये जो पानी हम पीते हैं वो जाता है हमारे कंठ से के मतलब कंठ से लेकर हमारे नीचे जाता है। तो क्या होता है, तो यहाँ पे जब हमको एकदम से हंसी आती है, ये पानी यहाँ पे कंठ के समीप होता है। उससे क्या होता है, जब ये कंठ के समीप, तो ये जब हम हंसते हैं ऊपर की ओर आ जाता है, ऊपर की जब ओर आ जाता है तो क्या होता है, हमारी नाक से पानी आ जाता है बाहर की ओर, ठीक है। तो उसमें आप लोगों ने यहाँ तक समझा कि ये क्या, कंठ द्वार के समीप, कंठ यानी कि जो हमारा गला है इसके समीप ये खुलते हैं, ठीक है। इन छिद्रों को क्या बोलते हैं? कोयना, कोयना याद कर लीजिए, आ सकता है आपके एग्जाम में। इन छिद्रों को क्या बोलते हैं? कोयना। जो हमारी नासिका के 2 छिद्र हैं उनको क्या बोलते हैं? कोयना। प्यारे दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को एक एक पॉइंट अच्छे से समझाने में। तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको बताएंगे नासिका की क्रिया विधि, यानी कि ये क्रिया किस प्रकार से, नासिका किस प्रकार से क्रिया करता है। तो प्यारे दोस्तों जो हम ज्ञान लेते हैं, कोई भी ज्ञान व्यर्थ में नहीं जाता, हमें कहीं से भी मिल रहा हो हमें उसको ग्रहण करना चाहिए और समझना चाहिए कि हम यदि संसार में आए हैं तो हमारे अंदर क्या है क्या नहीं है, क्या और क्या इस ये जो दुनिया है इसमें क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम जीवन में कोई भी ज्ञान कहीं पर भी लें वो हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा, वो कहीं ना कहीं हमारे काम में आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपको नासिका की क्रियाविधि समझाएंगे, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि नासिका की क्रियाविधि क्या होती है, यानी कि नासिका कौन सी क्रिया करता है, ठीक करती है। या फिर चलिए ग्राही वायु में स्थित जल व लिपिड में घुलने वाले वाष्पीय पदार्थों के प्रति संवेदी होते हैं। क्या होता है? जो वाष्पीय पदार्थ होते हैं उसके प्रति संवेदी होते हैं। संवेदी का अर्थ होता है मतलब उसको संवेदी होते हैं, मतलब उसको जानते हैं, मतलब उसको जब वो आती है, जब वायु अंदर को आती है तो उसके संवेदी कौन माने जाते हैं? तो उसके संवेदी क्या, जो ग्राही वायु होती है उसमें स्थित जल व लिपिड उसमें स्थित होते हैं। एडवांस में पहले से इसमें वो विद्यमान रहते हैं। जल व लिपिड में घुलने वाले वाष्पशील पदार्थों के प्रति, जो जल में और जल व लिपिड में घुलते हैं वाष्पशील पदार्थ, उसमें क्या उसके प्रति संवेदी होते हैं, ठीक है। आगे हमारा पॉइंट, गंध युक्त वायु जब नासा मार्गों से गुजरती है तो ग्राही कोशिकाओं की तरह गंध के अणुओं से उत्तेजित हो जाती है। क्या होती है? जब गंध युक्त वायु जब नासा मार्गों से गुजरती है, कोई भी स्वादिष्ट बनी हो व्यंजन, ठीक है, स्वादिष्ट व्यंजन बनाओ, जब वो वायु क्या हमारे नासाग्र मतलब हमारे नासिका के पास से गुजरती है तो क्या हमें पता चलता है? उसकी जो ग्राही जो कोशिकाएं की तरह गंध के अणुओं से उत्तेजित मतलब उत्तेजित हो जाता है कि अरे कहाँ से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, ठीक है। आगे क्या है? इन आवेगों को ग्रहण तंत्रिका मस्तिष्क में पहुंचाती है। आवेग मतलब जो आने वाली स्वादिष्ट व्यंजन या फिर किसी भी चीज की जो गंध होती है वो क्या करती है, हमारे
ये जो क्या होते हैं, ये जो अणु ग्राण तंत्रिका, जो ग्राण तंत्रिका होती है वो क्या करती है, इसकी खबर तुरंत हमारे माइंड तक पहुंचाती है, तुरंत मस्तिष्क तक पहुंचाती है कि ये जो गंध आ रही है हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक ही गंध के अधिक देर तक बने रहने से उस पर गंध की संवेदना कम हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, हम देखते हैं यदि कोई स्वादिष्ट व्यंजन की वो गंध हो या फिर कोई केमिकल या किसी की भी गंध हो, यदि वो हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और कुछ देर उसके पास में खड़े रहें, कुछ देर वहां पर रहें, तो क्या है, हमारी आदत सी हो जाती है उसको ग्रहण करने की, उसकी आदत सी पड़ जाती है। ठीक है, तो यही यहाँ पे यही बताया गया है कि अधिक देर तक वहां पे रुकने से उसका गंध की संवेदनाएं कम हो जाती हैं और क्या होता है, अंत में बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। जब अंत तो हमें बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या, कैसी गंध आ रही है कैसे नहीं, जब वहां पे हम कुछ देर रुकेंगे। ठीक है, अंत में बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। तो चलिए यहाँ तक आपका पॉइंट क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं आगे। इसे ही ग्राण अनुकूलन कहते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, विभिन्न प्रकार के स्वाद वाले पदार्थ व ज्ञान भी घ्राण ग्रहियों द्वारा होता है। विभिन्न मतलब विभिन्न का अर्थ है प्यारे दोस्तों, विभिन्न कई प्रकार के 56 प्रकार के भोजन, ठीक है, कह लीजिए चाहे, मतलब कई प्रकार के कोई भोजन है या फिर कोई खाने योग्य कोई भी पदार्थ है, तो उसका क्या विभिन्न का अर्थ है अनेक, मतलब अधिक पता नहीं कितने, जो उसकी सबकी जो गंध है वो अलग अलग होती है, जो कि हमारी घ्राण ग्राहियां होती हैं उसके द्वारा हमें पता चल जाता है ये किस चीज की गंध है, या स्वादिष्ट है या फिर कैसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, जब जुकाम के समय नासा पथो यानी कि जो पथ यानी कि रास्ता मार्ग, ठीक है, कि एपिथेलियम सूज जाती है। प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोगों को जुकाम हो जाता है तो क्या होता है, जो नासा मार्ग होता है वो क्या होता है, सूज जाता है, और क्या होता है जिससे कि हमें जो जिस चीज का गंध है उसका आभास नहीं होता। और क्या होता है इसमें, जब हमें जुकाम होता है हमारी आंखें तथा गाल सूज जाते हैं। क्यों? जुकाम के कारण, अत्यधिक जुकाम के कारण। और इसमें क्या होता है प्यारे दोस्तों, जिससे गंध ग्रहण नहीं कर पाते, जिससे क्या होता है प्यारे दोस्तों, जो वो महक होती है, उसकी गंध होती है, उसको हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और कोई भी भोजन होता है उसमें उसको हम पहचान नहीं पाते हैं, उसका भी हमें भोजन की गंध का आभास नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ तक मोटे मोटे तौर पे समझ लिया है कि नासिका की क्रियाविधि हमारे मतलब अंदर यानी कि नासिका का क्या कार्य होता है। ठीक है, और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम आपको अभी बता रहे हैं कि ये जो नासिका पट में, चलिए प्यारे दोस्तों हम अभी आपको बता रहे हैं, यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से समझा। हमने एक एक पॉइंट को आप लोगों को विस्तार पूर्वक क्लियर से समझाया है। ठीक है, यदि आप लोगों ने सही से समझा होगा तो आप लोगों को एक एक पॉइंट यहाँ का समझ में आएगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि ये जो गंध होती है, गंध के प्रति जो अत्यधिक संवेदी जंतु होते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। क्या बताएंगे? जो गंध के प्रति होते हैं अत्यधिक संवेदी जंतु। तो प्यारे दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं कि हाँ, तो प्यारे दोस्तों चलिए अब हम आपको बताते हैं कि जो गंध संवेदी यानी कि गंध के प्रति जो अत्यधिक संवेदी जंतु है उनके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग पड़ेगी आपकी, गंध के प्रति अत्यधिक
संवेदी जंतु। क्या है प्यारे दोस्तों? गंध के प्रति अत्यधिक संवेदी जंतु। तो प्यारे दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं कि गंध के जो जंतु होते हैं अत्यधिक जो संवेदी होते हैं वो कौन से होते हैं। तो सर्वप्रथम अब बात करेंगे मानव की, यानी कि मनुष्य की। जो मानव होता है, मानव में 120 से अधिक, क्या है, 120 से अधिक घ्राण, क्या होता है, घ्राण कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिकाएं, जो घ्राण कोशिकाएं हैं वो क्या है, पाई जाती हैं किसके, मनुष्य के अंदर। इसी कारण मनुष्य अनेक प्रकार की गंध को प्राप्त करता है या फिर जान लेता है। ठीक है, प्राप्त करता है। देखिए प्यारे दोस्तों, जो मनुष्य होता है यानी कि जो हम लोग हैं वो क्या है, हम लोगों के अंदर जो है, जो क्या, जो घ्राण कोशिकाएं हैं क्या है, 120 से अधिक हैं। क्या है, 120 से अधिक है। इसी कारण क्या है, हम लोग क्या है, किसी भी चीज की गंध आसानी से पहचान सकते हैं। और हम लोगों से भी आगे कौन है, चलिए बात करें, यदि मनुष्य से भी इतना सब कुछ होते हुए भी मनुष्य के अतिरिक्त क्या है, ये जो घ्राण कोशिकाएं होती हैं किसमें होती हैं। नंबर 1 होता है कुत्ता, बिल्ली और चूहा। और क्या है, चूहा। प्यारे दोस्तों आपने देखा होगा कि कहीं पर यदि हम ये किसी की जांच हो रही होती है इम्पोर्टेंट, तो वहां पे क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि ज्यादातर क्या है, जो हम लोग जाते हैं वो तो जाते ही हैं, और वहां पे अक्सर तक आप लोगों ने देखा होगा, मूवी देखी हो या फिर कोई ऐसे मतलब आपके सामने कोई घटना हुई हो, तो उसमें क्या कुत्ते को भी ले जाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो कुत्ता होता है ये क्या करता है, इसमें हम लोगों से ज्यादा है जो सूंघने की, गंध सूंघने की क्या उसमें क्षमता पाई जाती है। तो क्या होता है, इसीलिए वहां पे कुत्ते को ले जाया जाता है। और जो बिल्ली होती है, चूहा होता है, इनमें भी हम लोगों से ज्यादा घ्राण कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो प्यारे दोस्तों आप लोगों ने यहाँ तक अच्छे से क्लियर से समझा है। तो अब हम बताएंगे कि इन्फेक्शन के लक्षण क्या होते हैं। तो प्यारे दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि इन्फेक्शन के लक्षण, यानी हमारी नासिका में किस प्रकार से इन्फेक्शन हो जाता है, किस प्रकार से इन्फेक्शन हमारे अंदर हो जाता है, यानी कि नासिका में। तो चलिए प्यारे दोस्तों हम आपको नाक में फंगल इन्फेक्शन होने पर गंध चली जाती है। जब हमें कोई नाक में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या फिर फंगल इन्फेक्शन, तो क्या होता है, हमारी गंध की मतलब गंध चली जाती है। ठीक है, और नाक बदबू करने लगती है। तब क्या है, नाक जो हमारी है वो क्या बदबू मारने लगती है। आगे है नाक बहने के साथ बुखार हो जाता है। जब हमें तेजी से जुकाम हो जाएगा उसके बाद हमें बुखार भी आ जाएगा। तो कंपलसरी है कि आपको जुकाम के साथ बुखार आना ही आना है ना, वो बुखार आ जाता है। आगे हमारे नाक व साइनस सूजन, नाक व साइनस में क्या सूजन आ जाती है, नाक बंद हो जाती है और नाक में दर्द होने लगता है। और इसके कारण जब नाक में हमारी दर्द होगा तो इसके कारण क्या
क्या सिर दर्द भी होगा, आंखें भी लाल होंगी और हमें जो है ज्वर भी हल्का हल्का आने लगेगा। जब हमें जुकाम के लक्षण हमारे अंदर होंगे तब। स्किन में रंग परिवर्तन, जो हमारी स्किन है ये डल हो जाएगी, यानी कि इसमें परिवर्तन आ जाएगा। स्किन जो हमारी वो रेड हो जाएगी या फिर सुस्तपना, हमारी स्किन पे चमक है वो चली जाती है। किसके? जुकाम के। जब जुकाम होता है तो हमें कुछ नहीं दिखता, आंखें भी कमजोर होने लगती हैं उसमें, और जो हमारी स्किन है उसका भी रंग परिवर्तन हो जाता है। तो चलिए प्यारे दोस्तों अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखने में दिक्कत होती है। अभी मैंने आपको बताया कि क्या हमारी आंखों को देखने में दिक्कत होती है, और क्या है, अंधापन आ सकता है। इससे क्या, जब हमें अत्यधिक यदि हमें जुकाम हो जाएगा तो क्या हमारे अंधापन आने के भी लक्षण दिखाई देने लगते हैं और अंधापन भी आ सकता है। ठीक, किसके कारण? जुकाम के लक्षण होने के कारण। ऐसे नहीं आ जाएगा जब हमें जुकाम, मतलब जुकाम जाता ही नहीं है कभी, तो क्या होता है उसमें अंधापन के लक्षण भी आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट है, बीमारी गंभीर होने पर सोचने की शक्ति प्रभावित होती है। ये तो कंपल्सरी, जब हम बीमार होंगे तो हमारे माइंड पे प्रेशर पड़ेगा। यदि हमें जुकाम है, बुखार है या फिर अन्य कोई बीमारी, बड़ी बीमारी है या फिर छोटी बीमारी है, तो उस पर क्या होगा, हमारे माइंड पे असर पड़ता है। जो हमारा मस्तिष्क है ये कमजोर हो जाता है, जिससे कि हम कई बातें याद नहीं रख पाते हैं। उनको हम कई घंटों तक, या पिछली बातें हैं जो कई बार याद करते हैं तो तब हमें वो जाके बात याद आती है। तो क्या होता है, हमारे मस्तिष्क पर भी अधिक प्रभाव पड़ता है जब हम बीमार पड़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ तक समझा। आज हमने आपको समझाया है कि नासिका यानी कि जो नोज होती है वो किस प्रकार से है और क्या है, किसका क्या कार्य है, और हमने आपको एक एक पॉइंट करके अच्छे से समझाया है। तो आप लोगों को समझ में भी आया है। तो आप कोई चीज भी पढ़ते हैं, किसी से भी पढ़ते हैं, तो मेरा यह मानना है कि आप अपने साथ एक कॉपी और पेन जरूर रखें, क्योंकि यदि हमें लगता है कि ये जो पॉइंट है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम तुरंत उसको कॉपी में उतार लेंगे और दोबारा से देखेंगे तो हमें क्लियर वो हमें याद हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, आप अपनी स्टडी करते रहिए, आप कहीं भी जाइए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।